वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा, रैंक 1 CGPSC 2019 और आज मैं आपसे बात करूंगा हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ CGPSC। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर प्रोफाइल है। जो पहला स्टेप होता है CGPSC स्टार्ट करने का वो होता है सिलेबस। तो सिलेबस आपको CGPSC के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लेना है, तो इसलिए आप विजिट कर सकते हैं साइट psc.cg.gov.in। अभी 26 नवंबर के आसपास जो भी लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है 2021 का जो एडवर्टाइजमेंट होने वाला है उसी के अंदर सिलेबस रहता है, उसको आप देख लीजिए, प्रिंट आउट करवा लीजिए और उसको पढ़ते रहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपको पता चल जाता है कि सिलेबस में क्या है, आपको क्या पढ़ना है अगले कई सालों तक। उसके बाद आपको पता चल जाता है कि पर्टिकुलर कीवर्ड से किस टाइप से पास्ट ईयर क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, और उसके बाद आपको ये पता चल जाता है कि आपको करंट अफेयर्स कौन से फॉलो करने हैं, और आपको एस्से राइटिंग में एक फ्रेमवर्क मिल जाता है किस टाइप से पेपर 3 और पेपर 7 तक सिलेबस को फॉलो करते हुए आप एक मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिख सकते हैं। सिलेबस पढ़ने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन। पास्ट ईयर क्वेश्चन से आपको ये करना है कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है उसको सिलेबस के कीवर्ड से आपको डिसाइड करके देखना है कि क्या है नेचर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वहाँ से। इसके लिए मैंने ये किया था कि मैंने एक डेडिकेटेड गूगल शीट सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर कर लिया था, जिससे मुझे पर्टिकुलर टॉपिक से कौन से नेचर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं ये पता चल गया था। अब मैं आपको अपनी गूगल शीट दिखाता हूँ। ये मेरी केमिस्ट्री की गूगल शीट है। यहाँ पे अगर मैं पॉलीमर्स वाले क्वेश्चन का आपको देखूँ तो मेरे को ये रियलाइज़ हो गया कि पॉलीमर से ज़्यादातर मेजॉरिटीली जो क्वेश्चन आए हैं वो 2 मार्कर या 4 मार्कर आए हैं। 2 मार्कर और 4 मार्कर का मतलब ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना है। व्हाट इज़ पॉलीमर, कैसा है पॉलीमर, क्लासिफिकेशन क्या है उस पॉलीमर्स का, पर्टिकुलर उसका प्रिपरेशन क्या है, उसका यूज़ क्या है, इन्हीं पे बेस्ड होगा जो भी पॉलीमर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट आर पॉलीमर्स, क्लासिफिकेशन पे जोर है, एंड केमिकल नेम ऑफ टेफ्लॉन। यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछा है, यूजेस पूछा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछा है, एंड बेसिकली वही क्लासिफिकेशन में बात आ गई। तो उससे मुझे पता चल गया कि अगर मुझे पॉलीमर पढ़ना है तो मेरे को कीवर्ड में फोकस करना है व्हाट आर पॉलीमर्स, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी यूजेस क्या है। इससे मैंने समराइज कर लिया कि अगर पॉलीमर से क्वेश्चन आ रहे हैं CGPSC में तो बेसिकली 2 मार्क या तो 4 मार्क में आएंगे, और उसमें से भी जो नेचर ऑफ क्वेश्चन होगा या तो वो व्हाट के फॉर्म में होगा या क्लासिफिकेशन के फॉर्म में होगा, या उसका स्ट्रक्चर पूछा जाएगा या उसका यूज़ पूछा जाएगा। वहीं मैं एक नया क्वेश्चन देखूँ, यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक CGPSC क्लास 10 बोर्ड के बुक में नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस रेंज के जो क्वेश्चन है वो कहीं और से आ रहे हैं। जब मैंने थोड़ा सा देखा ये कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि NCERT का क्वेश्चन है। तो मैंने थर्मोप्लास्टिक के बाद थर्मोसेटिंग, इलास्टोमर, मोनोमर, इस टाइप के थोड़े थोड़े 2-2 मार्क्स के जितने भी एक्स्ट्रा पॉलीमर्स दिए हुए थे NCERT के बुक में वो मैंने देख लिए। तो इससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ क्वेश्चन एंड व्हाट आर द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, और उससे जो रिलेटेड है नेक्स्ट जो लॉजिकल स्टेप होता है। फॉर एग्जांपल इसमें थर्मोप्लास्टिक पूछा है तो थर्मोसेटिंग, इलास्टोमर्स, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो मैंने 2-2 मार्क्स में प्रिपेयर कर लिए। इसके कारण ये हुआ कि मुझे एग्जैक्टली समझ में आ गया इस पर्टिकुलर कीवर्ड को कैसे डील करना है, प्लस एक प्रिडिक्टिंग पावर भी आ जाती है आप में कि आपको फ्यूचर में किस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस पर्टिकुलर टॉपिक से ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चन। तो पहला स्टेप तो सिलेबस देखा, दूसरा पास्ट ईयर क्वेश्चन से हमने समझा कि उस सिलेबस से किस नेचर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स वर्सेस मेंस की डिबेट देखते हैं। CGPSC बहुत ही फैक्चुअल ओरिएंटेशन का एग्जाम है जो कि पर्टिकुलर स्टेट सर्विस होता है। तो प्रीलिम्स और मेंस का जो नेचर है वो आपको बताता हूँ। इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेंस का नेचर क्या होता है। मेंस जो एग्जामिनेशन होती है उसमें जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आते हैं वो 2 मार्क के आते हैं, 4 मार्क के आते हैं, 8, 10 और 15 मार्क का क्वेश्चन होता है। जो 2 मार्क, 4 मार्क और 8 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ये बेसिकली फैक्चुअली होते हैं और कहीं ना कहीं प्रीलिम्स से इंस्पायर्ड होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं पिछले पास्ट मेंस के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो ट्रेंड मैंने ऑब्जर्व किया है, तो वो ये रहा है कि इनके बीच में कोई हार्ड सेपरेशन नहीं है और एक ब्लर्ड लाइन है। प्रीलिम्स को जो फैक्ट ने स्ट्रेट अवे मेंस में पूछ ले जाते हैं और मेंस को जो फैक्ट ने स्ट्रेट अवे प्रीलिम्स में पूछ ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ ओवर द पास्ट ईयर्स जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मेंस एग्जामिनेशन में, जो कि कन्वेंशनली एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। GDP में सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, कितने क्विंटल पर एकड़ डिसाइड किया है कैबिनेट ने खरीदने का, ये पूछा गया है। लोन वेविंग
लोन वेवर कितने लाख का हुआ है, कितने लाख करोड़ का हुआ है, ये पूछा गया है। पर कैपिटा इनकम पूछा गया है। ऑयल फील्ड्स इन वेस्टर्न कोस्ट, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ हाफ बिजली बिल स्कीम, इसके अंडर कितने यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेव ऑफ की गई है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि इससे क्लियर एक पैटर्न पता चल रहा है कि प्रीलिम्स का बहुत बड़ा पार्ट है मेंस एग्जामिनेशन में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू 2 मार्कर एंड 4 मार्कर क्वेश्चन। तो जब भी आप प्रीलिम्स देने जाएंगे तो मेक श्योर आप मेंस के नोट्स यूज़ करें, और जब भी आप मेंस देने जाएंगे तो मेक श्योर कि आप प्रीलिम्स का भी पोर्शन कवर करके जाए। कोई हार्ड सेपरेशन नहीं है प्रीलिम्स और मेंस में सीजीपीएससी में, इसके कारण आपको बहुत ही ड्रास्टिकली अपना जो भी ओरिएंटेशन है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये दोनों मोड ऑफ एग्जामिनेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं। करंट अफेयर, एसे और लैंग्वेज की जो स्ट्रैटेजी जो बिगनर को होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि एकदम एब्सोल्यूट बिगनर होता है, एक एब्सोल्यूट बिगनर होता है जिसको आए हुए लेस देन 4 मंथ हुए होते हैं। उसके बाद एक मीडियोकर कह सकते हैं जिसको आए हुए लगभग 8 से 12 महीने हो गए होते हैं। और एक प्रो होता है जिसको प्रिपरेशन करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गए। तो जो एब्सोल्यूट बिगनर है उसको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि करंट अफेयर, एसे और लैंग्वेज ये इनिशियली आप फॉलो नहीं करें जब तक आपका पेपर 3 और पेपर 5 अलॉन्ग विथ एक डिसेंट लेवल ऑफ सीजीजीएस प्रिपेयर नहीं हो जाता, आपको डेली करंट अफेयर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये वो बात हो गई एब्सोल्यूट बिगनर की। दूसरी बात करेंगे मीडियोकर, जो मिडिल पाथ में है, अभी प्रिपरेशन की मिडिल फेज में पहुंचे हुए हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पहला प्रीलिम्स आपका है, पहला प्रीलिम्स, इसमें आप जो पॉपुलर मैगजीन्स हैं उन्हीं को फॉलो करिए, इनसे आपका काम बन जाएगा। आप मैगजीन पर रिलाई करिए, आप डेली करंट अफेयर नहीं पढ़िए। तो एब्सोल्यूट बिगिनर और मीडियोकर, इन दोनों को मुझे नहीं लगता है कि डेली करंट अफेयर फॉलो करने की ज़रूरत है। वही एक इंसान है जिसको 1 साल से ज़्यादा हो गया, इनको डेली करंट अफेयर फॉलो करना ही है। 1 साल से ज़्यादा वालों को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ डेली करंट अफेयर फॉलो करने के लिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर फॉलो करने से एक अंडरस्टैंडिंग आती है पर्टिकुलर टॉपिक की, जो कि एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आपकी मेंस आंसर राइटिंग में। तो 3 प्रकार के हमने एस्पिरेंट्स देखे हैं, जो एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर है, एक जो बीच में पहुंचे हुए हैं, और एक जो प्रोफेशनल हो चुके हैं इस पर्टिकुलर सीजीपीएससी एग्जामिनेशन में। तो पहले 2 कैटेगरी के जितने लोग हैं इनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है डेली करंट अफेयर। और जो तीसरा आदमी है जिसको 1 साल हो चुका है, जिसने शायद एक प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, इनको डेली करंट अफेयर फॉलो करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे सेंसिटिव टॉपिक है एंड प्रोबेबली द बिगेस्ट रीज़न कि लोग सीजीपीएससी में सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो है द विशियस एंड वर्चुअस साइकिल ऑफ सीजीपीएससी। सीजीपीएससी का साइकिल ऐसा चलता है कि फरवरी में प्रीलिम्स होते हैं, जून में मेंस होता है, अक्टूबर नवंबर को इंटरव्यू कॉल आता है, और रिजल्ट आता है आपका जनवरी में। तो बेसिकली मान लीजिए आपकी प्रीलिम्स ओरिएंटेड फोकस है, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद आप हौश पौश करके 3 महीने मैनेज करते हैं किसी प्रकार से मेंस एग्जामिनेशन करने का, और उसके बाद जून से आप मेंस देते हैं, जो कि उतना टू द लेवल नहीं होता है। एंड आपको फाइनली पता चलता है कि अक्टूबर में आपका इंटरव्यू कॉल रिजेक्ट हो गया है। लेकिन मीनवाइल ये होता है कि नवंबर 26 को नया नोटिफिकेशन आया होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप फिर से अगले प्रीलिम्स के लिए रख जाते हैं। तो ऐसा साइकिल, ये विशियस साइकिल ऐसा होता है जिसमें एक इंसान जिसका प्रीलिम्स थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड था और मेंस प्रिपेयर्ड नहीं था, वो एक ऐसे साइकिल में फंस जाता है जब उसको एक प्रीलिम्स से लेके रिजल्ट आने तक दूसरे प्रीलिम्स का ही साइकिल बना रहता है। इससे क्या होता है कि वो कभी भी मेंस की डेडिकेटेड तैयारी नहीं कर पाता है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है और अगर आपको पता है कि आपका मेंस टू द लेवल नहीं है, तो आपका अपना मेंस देने के बाद फिर से मेंस ही पढ़िए जनवरी तक या दिसंबर तक, जब भी हो सके। और जिनका प्रीलिम्स फरवरी में क्लियर नहीं हुआ है, मैं उनको भी यही रिकमेंड करूँगा कि वो भी पूरा दिसंबर तक मेंस पढ़िए। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ।
2019 फरवरी का जो प्रीलिम्स था वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने दिसंबर 2019 तक पूरा मेंस पढ़ा था। एंड यही रीज़न है कि मेरे को मार्च 2021 और जुलाई 2021 में जो मेंस में जो मेरी मार्क्स अच्छे आए हैं, उसके पीछे यही रीज़न था कि जब मेरा एक प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने मेंस में ही फोकस किया था और मैं प्रीलिम्स में वापस प्रीलिम्स पढ़ने में नहीं गया। तो जस्ट इन केस अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है या नहीं होता है, आपको अपने मेंस के करंट सिचुएशन का एनालिसिस करके ये डिसीजन लेना है कि आपको प्रीलिम्स फिर से पढ़ना है या आपको मेंस पे ही फोकस करना चाहिए। मेरा पर्टिकुलर एडवाइस अगर मैं आपको देना चाहूँ तो यही है कि आपको मेंस एग्जामिनेशन में पूरा फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट 8 से 9 मंथ्स आपको चाहिए मेंस वाले माइंडसेट में रहने के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आपका मेंस प्रिपेयर्ड है तो 70 to 80% आपके चांसेस हैं कि आपके प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये विशियस जो साइकिल है CGPSC का, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ वो फंसे हुए हैं और मेंस प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ ब्रेक द साइकिल। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है तो चुपचाप मेंस पढ़िए, फिर से प्रीलिम्स मत पढ़िए। और अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और अब अंडर परफॉर्म करते हैं जून वाले मेंस में, तो मेरी भी यही एडवाइस है आपको कि आप फिर से मेंस पढ़िए दिसंबर तक। एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन ऑफ मेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस इन CGPSC। नेक्स्ट सेंसिटिव टॉपिक में हम लोग बात करते हैं कि कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। देखिए, कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी का सीन ऐसा है कि कोचिंग्स के प्रोज देखते हैं हम लोग क्या क्या है। पहला तो ये है कि ये इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं चीज़ों को लेके, कि इनिशियल स्टेजेस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि आपको कौन सी चीज़ें कहाँ से पिकअप करनी है। इसके बाद आपके जो सर्कल होता है एस्पिरेंट्स का वो स्ट्रांग हो जाता है और आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपके ही लेवल ऑफ प्रिपरेशन में है। इसके बाद आपको कोचिंग में एक इन्वायरमेंट भी बनता है और इसके साथ एक बेसिक लेवल ऑफ अवेयरनेस भी आती है कौन सी चीज़ कहाँ से करनी चाहिए। वहीं सेल्फ स्टडी की बात करूँ तो ये होता है कि जो इनिशियल पीरियड होता है वो बहुत टफ होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपका एक जो ग्रुप होता है जिसमें आप साथ में स्ट्रगल करते हैं, वेर यू स्विम एंड सिंग टुगेदर, वो आपको नहीं मिल पाता है। और फिगर एवरीथिंग आपको फिगर आउट खुद से ही करना पड़ता है। जो भी चीज़ें होती हैं आपको खुद ही फिगर आउट करनी पड़ती है, तो ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा जो कोचिंग सिस्टम का मैंने पर्सनली देखा है। पहला तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड होते हैं। दूसरा, मेंस का सिलेबस कंप्लीशन मैंने और मेरे दोस्तों ने कहीं ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है कि कहीं पे सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ मेंस प्रिपरेशन किया गया हो। फैकल्टीज़ का बहुत दिक्कत होती है, स्पेशली CGJS के फैकल्टीज़ हो गए, ऑल इंडिया लेवल के फैकल्टीज़ हो गए। मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है कि कोचिंग्स में काफ़ी ज़्यादा फैकल्टीज़ टेम्परेरी टाइप के आते थे जो 2 महीने एक ही सिलेबस को पढ़ाते थे, फिर 2 महीने के बाद कुछ और टीचर्स आते थे जो फिर से उसी सिलेबस को पढ़ाते थे। तो इस कारण अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो एक स्टूडेंट का होता है। कोचिंग्स का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो एक अच्छे स्टूडेंट को यही होता है कि दे आर वेरी स्लो फॉर देम। तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। आप एक पर्टिकुलर क्लास में हैं, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल हो सकता है थोड़ा सा अच्छा हो, लेकिन कोचिंग का जो क्लासेस हैं वो हमेशा उनके हिसाब से चलेगी जो कि थोड़े से एवरेज है। तो अगर आप ब्रिलियंट या ब्राइट स्टूडेंट है तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो लगे ये प्रोसेस। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैंने कोचिंग में पर्सनली देखा है CGPSC CN में, कि ये मेंस आंसर राइटिंग में फोकस नहीं होता है। वही अगर हम देखें कि सेल्फ स्टडी में क्या क्या एडवांटेज हो सकता है, पहला तो ये है कि 99.9% ऑफ प्रिपरेशन टाइम आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब पढ़ना है। अगर आप अच्छे लेवल ऑफ स्टूडेंट हैं तो आप फास्ट कवर करेंगे, जो कि एक पर्टिकुलर कोचिंग में आपको बाकियों के हिसाब से चलना पड़ेगा तो आप स्लो हो जाता है। साथ ही साथ आपके नोट्स यूनिक होंगे। किसी ने फैकल्टी ने नोट्स दिया दिया वो पर्टिकुलर नोट्स या कंटेंट सॉल्व होगा आता है, लेकिन जब आप खुद से कुछ कंटेंट निकालेंगे दैट विल बी यूनिकली योर्स। इस यूनिक नोट्स के कारण आपको डेवलप हो गया एक यूनिक आंसर राइटिंग, जो कि मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला इस चीज़ का CGPSC के दौरान। सबसे बड़ा फ़ायदा जो सेल्फ स्टडी का ये होता है कि आप मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं, और मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करने के कारण ऐसा होता है कि इवेंचुअली आपकी जो मेंस आंसर राइटिंग है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। मैं किसी भी तरीके से
सेल्फ स्टडी को बहुत ज़्यादा एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, ना कोचिंग कल्चर को एंडोर्स कर रहा हूँ। मुझे पर्सनली जो फील हुआ, जो प्रोज एंड कॉन्स हैं इन दोनों ही अप्रोचेस में, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दिया। मुझे पर्सनली लगता है आप कोचिंग जाएं या सेल्फ स्टडी करें, आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपको मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, एंड मेंस ओरिएंटेड अप्रोच ही आपको लास्ट में बहुत अच्छे पोस्ट दिलाएगी CGPSC में। आंसर राइटिंग और पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे बात करते हैं। जो आंसर राइटिंग है, मुझे लगता है कि जो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है, मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से लाइन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये एक लाइन बाउंड एग्जाम है जहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डिसाइडेड होता है आपको कितने लाइन लिखने हैं। जैसे अब यहाँ पे मार्क्स की बात करिए और लाइन की बात करिए तो 2 मार्कर्स, 4 मार्कर, 8, 10 और 15 मार्क का क्वेश्चन होते हैं। 2 के लिए 4 लाइन दी जाती है, 4 मार्क के लिए 7 लाइन होती है, 8 मार्क के लिए लगभग 14 लाइन होती है, 10 के लिए 15 लाइन होती है और 15 के लिए लगभग 17 से 19 लाइन होती है। तो अगर आपने पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ लिया है, CGPSC का जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है और बहुत ज़्यादा यूनिडायमेंशनल है। अगर आपने पर्टिकुलर सिलेबस पढ़ लिया है, पर्टिकुलर सिलेबस का कीवर्ड आपका कवर हो चुका है, तो आप डायरेक्टली उसके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये लाइन मैंने दे दी है। अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन में आपको लगता है पर्टिकुलर टॉपिक से 8 मार्क का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कॉपी के 14 लाइन में आप लिख के देख सकते हैं कि आपको वो चीज़ बन रही है या नहीं बन रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो गेट रिव्यूड बाय योर फैकल्टीज़ या फिर आपके जो फेलो दोस्त हैं जो कि आपसे सीनियर है, 2-3 मेंस दे चुके हैं, प्लीज़ उनसे रिव्यू करवाइए। और साथ ही साथ एक सिंपल अप्रोच जो मैंने फॉलो किया है मेंस आंसर राइटिंग में, वो है कि 1 लाइन 1 पॉइंट वाला अप्रोच। आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने हमेशा एक पर्सनल एफर्ट रहा है मेरा सिमेट्री के लिए। सिमेट्री का मतलब ये है, मान लीजिए आप आंसर लिख रहे हैं, 4 लाइन दी हुई है, ठीक है, तो यूजुअली मैंने देखा है लोग पॉइंट वाइज से लिखते हैं लेकिन इनके पॉइंट में सिमेट्री नहीं होती है। फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ट्राई करिए कि इस टाइप का ना हो, ये इस टाइप का कुछ आए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट वाइज लिखिए और सिमेट्री चेस करिए, और यही आदत स्टार्टिंग से डालेंगे तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में आपको मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी फायदा होगा। नहीं, पास्ट ईयर क्वेश्चन की बात करें तो जैसे मैंने पॉलीमर्स का एग्जांपल लेके बता दिया है, आपको डेप्थ समझ में आ जाएगा, आपको कितना पढ़ना है पर्टिकुलर कीवर्ड में, आपको नेचर समझ में आ जाएगा उस कीवर्ड्स कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और इससे आपको एक गेस वर्क भी हो जाता है कि फ्यूचर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो मुझे लगता है ये जो स्मार्टर अप्रोच है ये 90% ऑफ एस्पिरेंट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं अभी CGPSC में, और अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इंक्रीजेस योर ऑड्स इन CGPSC। कंसिस्टेंसी में बात करते हैं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो एसेट है इस एग्जामिनेशन में वो कंसिस्टेंसी है। अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगनर हैं और स्टार्ट कर रहे हैं CGPSC, तो मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करता हूँ। अगर आप उसको पढ़ सकते हैं या फिर उसकी समरी पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। एक जो बुक है वो ये है डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट। ये बुक ने मुझे सिखाया कि लंबे सिटिंग में कैसे पढ़ना है। और एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स। तो एक जो कंसिस्टेंसी होती है, एक हैबिट है, होनी चाहिए एक पर्टिकुलर CGPSC एस्पिरेंट में। तो इस पर्टिकुलर बुक से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से आप अपनी हैबिट बिल्ड कर सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देंगे। तो ये जो कंसिस्टेंसी का जो माइंडसेट है वो ये है कि जेम्स क्लियर अपने बुक में ये बताते हैं कि जो आपका जो पर्टिकुलर सिस्टम होता है वो आपके मोटिवेशन से ज़्यादा लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने स्ट्रैटेजी बता दी, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन उस मोटिवेशन का जो लिमिट है वो 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन वही एक, अब अगर सिस्टम में है, एक पर्टिकुलर आपने डिसाइड कर लिया है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को पढ़ना है, या फिर मेरी कोचिंग क्लासेस है, या फिर वहाँ से आने के बाद मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना है, तो ये जो सिस्टम हो जाता है इसमें आप बन जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इंटरनल मोटिवेशन से ज़्यादा एक्टिव होता है। मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल दूँ तो मैं अभी लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा था, तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे जो मुझे माहौल मिला, वहाँ पे जो एक सिस्टम फॉर्म हुआ कि इतने पर्टिकुलर टाइम जाना है, इतने पर्टिकुलर टाइम करंट अफेयर पढ़ना है, इतने पर्टिकुलर टाइम स्टैटिक पढ़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे इंजॉय करना है दोस्तों के साथ, और फिर रात में आके एक और सिटिंग देनी है। तो ये जो सिस्टम डेवलप हुआ, तो इसका ये इंडिपेंडेंट ऑफ माई मोटिवेशन था। कई दिन होता था जब मुझे मन करता था पढ़ने का, कई दिन होता था जब मुझे नहीं करता था, लेकिन इस सिस्टम के कारण कंसिस्टेंसी मेरी मेंटेन हुई। उसके बाद आपको समझना चाहिए व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर ऑल ऑफ यू, और आपके एबिलिटीज़ में मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पर्सनल
अब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि 12 आवर के ग्रॉस सिटिंग में मैं लगभग 5.5 से 6 घंटा पढ़ता हूँ नेट, एंड दिस इज़ मी एट माई बेस्ट। कभी कभी हुआ है जब मैं 8 घंटा नेट पढ़ निकाल पाया हूँ, लेकिन इसका जो लिमिट है वो शायद कोई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले का था। या लॉन्ग टर्म में मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतना कंसंट्रेटेड पढ़ें, क्योंकि आपके बॉडी और माइंड की एक लिमिट होती है। अगर आप 2-3 दिन तक 8 से 9 घंटे अगर नेट पढ़ रहे हैं उन 12 घंटे में, तो चौथे दिन आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो मैं यही आपको एडवाइस करूँगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। रोज़ पढ़िए, एक सिस्टम बना लीजिए, एंड मेक श्योर कि 5.5 से 6 घंटे की अगर आपको नेट आपकी पढ़ाई हो रही है, डेट इज़ गुड इनफ। मैंने निकाला है 6.5 से 7 घंटे नेट पढ़ते हुए डेली, तो आपका भी हो सकता है। यू डोंट नीड टू फॉलो द आर्बिटरी स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टडिंग 12 to 18 आवर्स पर डे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए, टेक ब्रेक्स। आप प्रिपेयर कर रहे हैं पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, आपको सज़ा नहीं दी गई है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आराम से इसको बहुत ही कामली हैंडल करिए, ब्रेक लीजिए एंड एक सिस्टम बना लीजिए और उसको फॉलो करिए। तो जैसा कि मैंने बताया, जो भी स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन है, एक बार और मैं कंक्लूड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, दूसरा उस सिलेबस के कीवर्ड से होने वाले पास्ट ईयर क्वेश्चन देखने हैं, प्रीलिम्स और मेंस का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करना है। करंट अफेयर आप स्टार्टिंग के फेज में स्किप कर सकते हैं। विशियस साइकिल ऑफ CGPSC है जिसमें एक आदमी प्रीलिम्स प्रिपेयर करके रह जाता है, उससे आपको बचना है। कोचिंग करनी है या सेल्फ स्टडी करना है, या अपने डिस्क्रिप्शन से आप डिसाइड कर लीजिए। साथ ही साथ मेरा आपको ये कहना है कि आंसर राइटिंग जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आप बिगिन कर लीजिए। काफ़ी फैक्चुअल और यूनिडायमेंशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CGPSC में, तो जितना हो सकता है आप जितनी जल्दी आंसर राइटिंग चालू करेंगे उतनी ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ कंसिस्टेंसी के लिए एक सिस्टम बना लीजिए। आपको घर में पढ़ना है या लाइब्रेरी में पढ़ना है या कोचिंग में पढ़ना है या कोचिंग के फ्रेंड्स के साथ पढ़ना है या सेल्फ स्टडी करनी है, इसका एक सिस्टम बना लीजिए। अपनी बॉडी और माइंड की लिमिट को ध्यान में रखिए। साथ ही साथ एंजॉय द प्रिपरेशन, टेक इट ईजी एंड ऑल द बेस्ट।